Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 14th March 2024 and we are going to discuss some important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got ready to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स. अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है इस पूरे आर्टिकल में. वैसे तो पूरा नंबर्स है तो हमें इतना नंबर्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है. ओवरऑल अगर हम इस आर्टिकल का क्रक्स देखते हैं तो ये कह रहा है कि इंडिया की अगर हम R&D में फंडिंग देखते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारी फंडिंग कितनी है, तो नंबर्स को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो कहीं पर देखिए पहले के कंपैरिजन में इंडिया में पहले जितना इन्वेस्टमेंट होता था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसके कंपैरिजन में वो चीज़ तो बढ़ी है, लेकिन अगर हम अदर कंट्रीज के रिस्पेक्टिव में देखते हैं तो अभी इतना ज़्यादा हमारा GDP का कंट्रीब्यूशन नहीं है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ओके, सो हियर यू विल सी द अनाउंसमेंट इन द इंटरिम बजट फॉर 2024 and 25 of a corpus of 1 lakh rupees crore to bolster the research and innovation ecosystem within the country has sparked enthusiasm within the scientific and research communities. तो मतलब यहाँ पर अभी जो आपका इंटरिम बजट था 2024 and 25 में, इसमें 1 लाख करोड़ रुपीस का क्या किया गया है, आपका रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए यहाँ पर फंडिंग का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा रिसर्च कम्युनिटीज़ में, साइंटिफिक कम्युनिटीज़ में यहाँ पर आपको एंथुजियाज्म दिखाई दिया होगा. अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, स्लोगन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब आप सभी को जय जवान जय किसान बाय लाल बहादुर शास्त्री, इसके बारे में, इस स्लोगन के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, जय जवान जय किसान. उसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी. उन्होंने क्या कहा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान. नाउ अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की. उन्होंने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया और ये क्या हो गया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान. तो यहाँ पर इसको हमें याद रखना है क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो इज इंटेंडेड टू रीइंफोर्स द फाउंडेशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर द डेवलपमेंट. द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन कैन बी ओवर स्टार्टेड इन फ्यूलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस. तो अगर देखिए रिसर्च की यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है हम देखते हैं, तो ये क्या कर सकता है, अगर हम रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा और इनोवेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं तो इससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो यहाँ पर बढ़ेगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांस हमें देखने को मिलेगा और हम एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में आगे बढ़ सकते हैं. सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप सभी को पता है कि कितनी ज़्यादा फंडिंग लगती है. सो अगर हम इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखते हैं तो हमारा जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट ईयर, मतलब कि पास्ट ईयर्स में अगर हम देखते हैं, सो इन 2010 and 11 इट वॉज 6,01,916 मिलियन रुपीज़ था. अब ये इंक्रीज होकर कितना हो चुका है, 12,73,810 मिलियंस यहाँ पर 2021 में हो चुका है. सो हाउ एवर विद द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP स्टैंडिंग एट 0.64%. बट अगर हम नंबर के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो ये हमें देखिए दुगना होता हुआ नजर आ रहा. 6 लाख से ये आपका कितना हो चुका है, 12 लाख तक हो चुका है. लेकिन इफ वी सी इन द परसेंटेज ऑफ GDP कि GDP का हमारा कितना परसेंटेज आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है, सो इट इज ओनली 0.64%. इट इज नॉट इवन 1%. मतलब हम GDP का 1% भी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं दे रहे हैं. हम अदर कंट्रीज की बात करते हैं, चाइना का GDP का 2.4% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है, जर्मनी 3.1%, साउथ कोरिया 4.8% एंड यूनाइटेड स्टेट 3.5%. तो इन कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कंपैरिजन में इंडिया क्या है, अभी भी पीछे है. रिसर्च से क्या होता है, आपका एक आउटपुट आता है, इनोवेशन आती है, एक पावर हाउस इंडिया क्या बन सकता है अगर हम अपना जो GDP का एक कंपैरेटिवली लोअर पोर्शन अभी हम इतना अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम इसमें शेयर दे रहे हैं. अगर आप
सोचिए कि हम जीडीपी का एक डेडिकेटेड पोर्शन क्या करते हैं, जीडीपी का जो डेडिकेटेड पोर्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में शेयर करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका जो एकेडमिया टैलेंट है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ओके, एनुअली इंडिया जनरेट इंप्रेसिव 40,813 PhDs इन अ थर्ड प्लेस आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद इंडिया में आपको सबसे ज्यादा जो पीएचडी होल्डर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, 40,813। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया में जो रिसर्च आउटपुट्स हैं रिमेन सब्सटेंशियल। हमारे यहाँ रिसर्च आउटपुट इतने ज़्यादा सब्सटेंशियल नहीं हो पाता, हम ग्लोबली थर्ड नंबर पर आ रहे हैं। हमने यहाँ पर 2022 में 3 लाख से भी ज़्यादा क्या किए हैं, पब्लिकेशंस किए हैं, बट जो यहाँ पर रिसर्च सेंटर में रोबस्ट देखना चाहिए, कमिटमेंट दिखना चाहिए, अभी इतना ज़्यादा डाइवर्स नहीं है। इसे हमें और ज़्यादा क्या करना होगा, डाइवर्स करना होगा। सो इन इंडिया की बात करते हैं, और इंडिया इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, सो ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइमरली ड्रिवन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। पहले आप देखिए, अगर आपको रिसर्च सेक्टर में क्या चाहिए, यहाँ पर इसको आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले इसमें एंगेजमेंट किसका आ जाता है, आपकी गवर्नमेंट सेक्टर का आता है। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर 43.7% है, स्टेट का 6.7%, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन इट इज 8.8%, पब्लिक सेक्टर जो आपकी आ जाती है उसका 4.4%। तो इस तरीके से यहाँ पे कोलैबोरेशन होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा शेयर होता है वो किसका होता है, आपका गवर्नमेंट सेक्टर का होता है। ओके, सो ये आपको यहाँ पर फोकस करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट किस किस फील्ड में होता है, तो देखिए इसमें वेरियस फील्ड्स आपके डिवाइडेड हैं। लाइक आपकी जो 4 की साइंटिफिक एजेंसीज हैं, लाइक डिफेंस रिसर्च में आपका आता है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो दीज आर 4 की साइंटिफिक एजेंसीज जहां पर हमें प्रीडोमिनेटली जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर है वो यहाँ पर क्या करता है, फंड को एलोकेट करता है। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर एट द एंड यही कहा गया, इम्पैक्ट ऑफ इनिशिएटिव। हमें गवर्नमेंट से ज्यादा यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनका प्राइवेट सेक्टर है, इनका भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जब तक प्राइवेट सेक्टर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं आएगा, तब तक हम जो एक पेस होता है ना, ग्रोथ होती है, उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। सो इंडियाज टेक्नोलॉजिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग एस्पायरेशन हिंज ऑन अ ट्रांसफॉर्मेटिव shift in its research and development landscape, closing the existing gap, demand or dual strategy, encouraging private sector involvement and fortifying academia research infrastructure। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करना है कि उनका ज्यादा से ज्यादा जो आपका एकेडमिया रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो, और जिससे हम उसे क्या कर सके, फोर्टिफाई कर सके। तो इसी के चलते हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने वेरियस इनिशिएटिव्स लिए हैं, सच एज नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, है ना, सिग्नल अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। उसके बाद आप देखेंगे, डिस्पाइट अ सब्सटेंशियल टाइम एंड टेक्निकल अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व्ड इन डीप टेक्स एंड क्रिएशन। उसके बाद यू विल सी द रिसेंट इनेक्टमेंट ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट आया है, जिसमें गवर्नमेंट का डेडिकेशन है कि रिसर्च एंड इनोवेशन एज द कॉर्नस्टोन ऑफ द डेवलपमेंट, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, आपके एक डेवलपमेंट का बेसिक है, बैकबोन की तरह क्या करते हैं, आपके काम करते हैं। सो द एक्ट एम टू ब्रिज इंडियाज परसिस्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट गैप वाइल नर्चरिंग द रोबस्ट रिसर्च कल्चर विद इन आ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में ही हमें क्या करना है, एक रिसर्च का कल्चर रोबस्ट करना है, यहाँ पर बिल्ड करना है, तभी हमारा जो रिसर्च एंड R&D में जो ये इन्वेस्टमेंट गैप देखने को मिलता है इसको हम फुलफिल कर पाएंगे, और जो भी चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को हम यहाँ पर सामने मतलब उनको प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। ओके, सो द नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस आर्टिकल, कि अभी संडे को आप सभी को पता होगा कि इंडिया ने क्या किया है, 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ यहाँ पर ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है उसे साइन किया गया है। 4 कौन कौन सी कंट्रीज हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके इन कंट्रीज का नाम बताएंगे, और ये आपके आर्टिकल में भी यहाँ पर आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड स्विट्जरलैंड। ओके, सो यहाँ पर फॉर्मली अभी हम इनके साथ क्या है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ हमने एक पैक्ट साइन किया है, जिसमें कि आपका जो ट्रेड ड्यूटी लगती थी, है ना, अब जो हमारा ट्रेड होगा वो एक तरीके से ट्रेड ड्यूटी जो टैरिफ वगैरह लगती थी वो अब यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं लगेंगी, और ट्रेड जो होगा आपका यहाँ पर स्मूथली हो जाएगा। ओके, सो फॉर इंडिया द स्पीड विच द EFTA deal has been dusted off and sealed within a month of resuming negotiations is credible। अब देखिए ये जो टाइम मतलब क्या इतनी जल्दी कैसे हो गया, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है। तो ये चीज अभी की नहीं है, ये जो इनोवेशन मतलब की जो पैक्ट है वो आपका 2008 से चल रहा है।
ओके, जब यहाँ पर 2008 में यूपीए गवर्नमेंट थी तब से उनका ये चल रहा था कि इनके साथ एग्रीमेंट साइन हो, लेकिन यहाँ पर एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाता है। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि मतलब कि इतना अच्छा नेगोशिएशन हमने किया वजह क्रेडिटेबल, जिसका हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। और अब हमारे साथ ये क्या हुआ, ये ट्रेड साइन हुआ है। ओके, सो एन इंटरिम डील विद ऑस्ट्रेलिया दैट किक्ड इन द लास्ट 2022 is yet to be followed through a comprehensive agreement. Parleys for a deal with the Gulf Cooperation Council mooted since 2004 and yet to take off. A deal with Canada has been waylaid the political friction. अब देखिए, हमारी सिर्फ इन कंट्रीज के साथ नहीं, वेरियस कंट्रीज के साथ ऐसे डील्स हैं जो अभी भी पेंडिंग है। ओके, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ओके, द यूरोपियन यूनियन फ्रिक्शन से भी यहाँ पर जो है आपका, हम किसकी बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम के साथ भी यहाँ पर बातचीत चल रही है कि हम क्या करें, फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है इसे यहाँ पर साइन किया जाए। और अभी भी वेरियस स्कीम्स हैं। सो द EFTA पैक्ट एक्सपेक्टेड टू बी रेटिफाइड बाय द एंड ऑफ द 2024। ये जो एक्ट है आपका 2024 तक ये एक्सपेक्टेड है कि इसे रेटिफाई कर दिया जाएगा। ऑल्सो मार्क्स द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया हैज एग्रीड टू इंक्लूड नॉन ट्रेड इशूज सच एज लेबर, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट एंड जेंडर इन द इकोनॉमिक एग्रीमेंट। नाउ यू ऑल नो दैट कि इट इज अ इकोनॉमिक एग्रीमेंट जिसमें हम मिली ट्रेड की बात करते हैं, लेकिन इट इज अ फॉर द फर्स्ट टाइम जिसमें इंडिया ऐसा एग्री हुआ है कि हम इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, आपका जो लेबर है, ह्यूमन राइट्स है, इन्वायरमेंट एंड जेंडर है, इन सारी चीजों को भी हम इस इकोनॉमिक एग्रीमेंट में इन्वॉल्व करेंगे। सो इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज हायर एंगेजमेंट बेटर लर्निंग। अब देखिए, इस आर्टिकल में भी वैसे यही बताया गया है कि अगर अभी क्या हुआ है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 यहाँ पर आपकी सामने आई है। इसमें उन्होंने ये बताया कि द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 स्टेट्स दैट मोर देन 86.8% इंडिविजुअल इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 आर इनरोल्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 14 से 18 साल तक के बच्चों का अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो 86.8% जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर हर एजुकेशन में आपके इन्वॉल्व होते हैं, एजुकेशनल किसी भी मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पर इनरोल्ड होते हैं। बट 1/4 ऑफ देम कैन नॉट रीड क्लास 2 लेवल टेक्स्ट फ्लुएंटली इन देयर रीजनल लैंग्वेज। लेकिन अगर हम 86 का अगर हम क्या करते हैं, 1/4 पार्ट निकालते हैं, इफ वी 86.8% का अगर हम क्या करते हैं, इसका 1/4 निकाल देते हैं, तो उतने जो बच्चे हैं वो यहाँ पर क्लास 2 का जो नेक्स्ट लेवल की आपके टेक्स्ट होते हैं रीजनल लैंग्वेजेस में, उसको फ्लुएंसी से पढ़ नहीं पाते हैं। मतलब दे आर इन 7th and 8th क्लास, लेकिन वो सेकेंड क्लास की भी जो चीजें हैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही टेक्स्ट को रीड कर पा रहे हैं। सो यहाँ जो लर्निंग डेफिसिट हमें देखने को मिलता है कि इनरोलमेंट तो हो रहा है, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि आपका अभी तक क्या होता था, इनरोलमेंट ही बच्चों का नहीं होता था ना, इनरोलमेंट तो हो रहा है, बट बच्चे यहाँ पर जो जिस लेवल का उन्हें यहाँ पर लर्निंग मिलनी चाहिए थी, एजुकेशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। सो देयर इज अ लर्निंग डेफिसिट। तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है कि इंडिया कई सालों से, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इंडिया फ्रॉम सो मेनी ईयर्स यहाँ पर लर्निंग डेफिसिट से क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। और इसका हम पूरा इस इश्यू को एड्रेस करने का पूरा क्रेडिट हम किसको देते हैं, प्रथम का जो एनुअल सर्वे होता है, असर की जो रिपोर्ट आती है, हमने कई बार इस रिपोर्ट को भी डिस्कस किया है। वो क्या करते हैं, यहाँ पर पूरा सर्वे करते हैं कि किसका कितना यहाँ पर एनरोलमेंट है स्कूल में, हायर एजुकेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, यहाँ पर वो कितनी प्रॉब्लम को, मतलब फॉर एग्जांपल 4th क्लास का अगर वो बच्चा है तो वो क्या 1st क्लास की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो 2nd क्लास का जो टेक्स्ट है उसको रीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो जो लर्निंग आउटकम्स है, इसका जो अवेयरनेस है, सबसे ज्यादा हमें कब से स्टार्ट हुआ है, प्रथम की जो एनुअल सर्वे यहाँ पर होती है। सो अभी इसमें ये कहा जाता है कि ठीक है, हमने बच्चों का एनरोलमेंट तो करा दिया, लेकिन बच्चे ज्यादा सीख नहीं रहे। क्यों नहीं सीख रहे? क्योंकि हमारे जो एजुकेशन है, इवन यू विल सी इन गवर्नमेंट स्कूल, ओके, तो यहाँ पर एक कल्चर बना हुआ है कि जो टीचर आती हैं वो ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन आंसर लिख देते हैं और बच्चों को वो कॉपी करना होता है। तो ये कल्चर चला आता है। समटाइम्स यहाँ पर क्या होता है, क्लास चलती रहती है और किसी इंपॉर्टेंट काम से कहा जाता है कि टीचर को बुलाया गया है, और टीचर क्लास छोड़ के, बीच में क्लास छोड़कर उन्हें जाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, जो एक टीचर और
स्टूडेंट का इंगेजमेंट होना चाहिए, वो इंगेजमेंट हमें सामने नजर होता हुआ नजर नहीं आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक गैप होता है और यहाँ पर एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि आप एक कॉन्फ्रेंस होती है तो कॉन्फ्रेंस में सारे लोग बैठकर यहाँ पे सब सुनते रहते हैं और एक पर्सन यहाँ पर बोलता रहता है। तो स्कूल में भी आपने ये देखा होगा, जो टीचर है वो बोलती रहती हैं और बच्चों से अगर पूछते हैं कि आपको समझ में आया तो बच्चे बोलते हैं यस मैम, लेकिन बच्चों को कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया वो तो आपको जब आपके बीच में और बच्चों के बीच में क्रॉस क्वेश्चन होगा उसके बाद ही समझ में आएगा। तो इसमें यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन है। तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि क्लासरूम को ऐसा इमेजिन करिए कि इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, हर एक बच्चा अलर्ट होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए एंड अटेंटिव होना चाहिए। जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा रहा है वो यहाँ पर एक दूसरे से बच्चे खुद में आपस में भी दे डिस्कस अमंग्स देमसेल्फ और टीचर्स के साथ भी उसे यहाँ पर डिस्कस करें, जिससे क्या होगा जो आपका लर्निंग मटेरियल है उसे फील कर सके, टच कर सके। जो आपके साइंस किट है, बुक्स हैं, मैथ्स के जो मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस हैं, इन सारी चीज़ों को वो क्या कर सके, इन मटेरियल्स को यहाँ पर वो फील कर सके। ओके, सो द टीचर्स स्टे इन द क्लासरूम वाइल द चिल्ड्रन वर्क एंड गिव देम फीडबैक इन अ रियल टाइम। तो टीचर को क्लासरूम में ही स्टे करना चाहिए जब तक बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं और रियल टाइम पर ही आपको उनका फीडबैक मिलना चाहिए। द चिल्ड्रन कॉग्निटिवली इंगेज विद द टॉपिक, देयर इज अ हैप्पी बज ऑफ अ स्टूडेंट टेकिंग ऑनरशिप फॉर देयर ओन लर्निंग। तो यहाँ पर एक हैप्पी बज होना चाहिए कि बच्चे खुद ही उस चीज में क्या हो, इन्वॉल्व हो। सो यहाँ पर यह है, तो टीचिंग द टीचर, सबसे पहले यहाँ पर हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये टीचिंग की प्रैक्टिस है इसमें भी सबसे बड़ा क्या है, आपका क्वेश्चन उठता है कि पहले हमें क्या करना होगा, टीचर्स को ही यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि उनका जो कम्युनिकेशन है, सेमिनार स्टाइल, ये जो वन वे कम्युनिकेशन है, ये जो कंडक्ट होता है थ्योरेटिकल बेसिस पर ज्यादा हमारा फोकस होता है, इसे हम खत्म करें और प्रैक्टिकल पर ज्यादा फोकस करें। ओके, इससे क्या होगा, आपका जो एंगेजमेंट होगा बच्चों का वो ज्यादा बढ़ेगा और हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो ये लर्निंग डेफिसिट है इसको कम किया जा सकता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज रशियन डोमिनेंस इन इंडियाज आर्म इंपोर्ट डिक्लाइन। अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे ज्यादा पहले की बात करते हैं, इंडिया क्या करता था, रशिया से बहुत ज्यादा आपके जो आर्म्स होते थे उसे इंपोर्ट करता था। नाउ आफ्टर द रशिया यूक्रेन क्राइसिस आपने ये देखा होगा कि रशिया से जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस का, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि रशिया का जो डोमिनेंस था इन द इंडियाज आर्म इंपोर्ट अब वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। सो इन द लास्ट 15 years इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इट्स डिपेंडेंस ऑन इट्स बिगेस्ट आर्म सप्लायर रशिया। सबसे ज्यादा पहले हम क्या थे, रशिया के ऊपर यहाँ पर आपके डिपेंड थे फॉर द किसके ऊपर, आर्म्स के ऊपर। नाउ यहाँ पर अभी एक डेटा रिलीज हुआ है किसके द्वारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन सिप्री के द्वारा यहाँ पर ये डेटा रिलीज किया गया है। उन्होंने ये कहा कि 2009 से लेकर 2009 से 13 के टाइम तक, ये जो टाइम पीरियड था इसमें इंडिया ने कितना 76% इंडिया ने आर्म्स इंपोर्ट किया था फ्रॉम रशिया। लेकिन अगर हम 2019 से 23 की बात करते हैं तो इट हैज डिक्लाइन टू 36%, मतलब 76 से अब कितना आ चुका है, सिर्फ ये 36% आ चुका है। सो अब यहाँ पर रशिया इज स्टिल रिमेन द लार्जेस्ट सप्लायर। रशिया अभी भी हमारा लार्जेस्ट सप्लायर है, बट जो नंबर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। अब हम यहाँ पर फ्रांस और यूएस के साथ भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आर्म्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सेकंड नंबर पर आपका फ्रांस आ जाता है। पहले यहाँ पर फ्रांस से सिर्फ हम 0.9% जो था वो इंपोर्ट करते थे आर्म्स एंड एम्युनिशंस, नाउ इट हैज इंक्रीज टू 33%। सो इट इज अ बिग नंबर। यूएस के साथ बात करते हैं, यूएस से पहले हम 8% ऑफ हमारा जो आर्म्स था वो हम 8% तक का इंपोर्ट करते थे, बट नाउ इट हैज इंक्रीज टू 13%। तो ये यहाँ पर आपका इंक्रीज हुआ है। साथ साथ अगर हम देखेंगे इंडिया सबसे ज्यादा, पहले क्या था आपका सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा क्या करता था, यहाँ पर आर्म्स को इंपोर्ट करता था, इट वॉज द वर्ल्ड बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर। लेकिन इंडिया ने क्या किया है, सऊदी अरेबिया को यहाँ पर डिस्प्लेस करके इंडिया का जो शेयर है आर्म्स इंपोर्ट में वो इंक्रीज हो चुका है। सो इन 2014 बिटवीन द 14 to 18 इट वाज 9.1% और ये अब कितना हो चुका है, 9.8% यहाँ पर हो चुका है। ओके, तो सऊदी अरेबिया विच वॉज द बिगेस्ट इंपोर्टर इन द प्रीवियस 5 year रिड्यूस फ्रॉम 11 to 8.4%। अब पहले सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, तो सऊदी अरेबिया पहले 11% क्या करता था, आर्म्स एंड एम्युनिशंस को इंपोर्ट करता था। नाउ लास्ट 5 years में देखेंगे तो ये डिक्रीज होकर कितना हो चुका है, 8.4
4% यहाँ पर हो चुका है। तो इसका मेन रीजन यही बताया जा रहा है कि जो यूक्रेन क्राइसिस है इसकी वजह से भी ये दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सप्लाईज हैं, डिपेंडेंस है, वो धीरे धीरे यहाँ पर रिड्यूस की जा रही है। अभी भी यहाँ पर वेरियस जो मिसाइल्स हैं और जो इंजन्स वगैरह हैं, एयरक्राफ्ट हैं, आर्म्ड व्हीकल्स हैं, इस तरीके की चीजें जो है ज्यादा यहाँ पर इंपोर्ट की जा रही हैं। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ डिड इंडियंस एंड अप इन द रशिया यूक्रेन वॉर। अब देखिए कुछ दिनों से फैब से ही ये न्यूज आ रही है कि बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो रशिया यूक्रेन वॉर में यहाँ पर फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? जब यहाँ पर अभी क्या हुआ है, हाल ही फिलहाल में 2 इंडियन नेशनल्स की रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है इसमें उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। इसी के चलते सीबीआई ने यहाँ पर किया रेड की, और ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर इंडियंस को क्या किया जाता है, सिक्योरिटी हेल्पर्स की तरह यहाँ पर रिक्रूट किया जाता है कि आप उसमें क्या करेंगे, एज अ सिक्योरिटी हेल्पर की तरह होंगे। आपको यहाँ पर फ्रंट लाइन में नहीं जाना पड़ेगा, मतलब जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो इसकी जो फ्रंट लाइन है इसमें इंडिया को कोई रोल नहीं, सिर्फ आप एक तरीके से यहाँ पर एक सिक्योरिटी हेल्पर की तरह होंगे। सो व्हाट हैपेंड, द प्रेजेंस ऑफ इंडियंस इन कॉम्बैट रोल इन रशियन साइड फर्स्ट सर्फेस इन द फैब्री में ये समझ में आता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, आर्मी सिक्योरिटी हेल्पर की तरह उन्हें इनिशियली क्या करते हैं, आर्मी सिक्योरिटी हेल्पर की तरह, मतलब कि आप एक हेल्पर की तरह यहाँ पर हैं और कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं करना है। बट यहाँ पर जैसे ही हमने ये देखा कि इंडियंस रशिया में पहुंचे और जैसे ही उनको यहाँ पर इसमें रिक्रूट किया गया, उनका जो पासपोर्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उनको सीज कर लिया जाता है और उनको जबरदस्ती अगेंस्ट देयर विल उन्हें क्या किया जाता है, यहाँ पर रिक्रूट किया जाता है। उनको यहाँ पर पहले क्या होता है कि बहुत सारी जो सैलरी वगैरह का वो देते हैं कि आपको 1.95 लाख रुपीस तक की उनको सैलरी का प्रॉमिस किया जाता है और 50,000 एडिशनल बोनस हर महीने, मतलब आपको 50,000 का बोनस भी दिया जाएगा। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस ने ये कहा कि उन्होंने ऐसा कोई भी बोनस अभी तक रिसीव नहीं किया है। ओके, तो अभी यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनसे यहाँ पर ये कहा गया कि अभी गवर्नमेंट बातचीत कर रही है कि जितने भी यहाँ पर इंडियंस हैं, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 100 ऑफ इंडियंस रिक्रूट किए गए हैं मॉस्को रिक्रूटमेंट सेंटर के द्वारा पास्ट ईयर में, तो उन्हें अब बाहर निकालने की बातचीत की जा रही है। सो व्हाट हैज गवर्नमेंट सेड, द इंडियन गवर्नमेंट इज स्टिल इन अ टॉक विद द रशियन अथॉरिटीज अबाउट द अर्ली रिलीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स हु वर ड्यूप्ड इनटू वर्किंग विद रशियन मिलिट्री। सो वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू लोकेट देम, वी आर इन टच विद रशियन अथॉरिटीज so that they can be released and discharged early। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि हम उन्हें लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रशियन अथॉरिटी से यहाँ पर उनके टच में हैं, सो दैट हम उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर रिलीज करवा पाए। ओके, सो आई होप ये आर्टिकल भी आपको क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज सुप्रीम कोर्ट स्टॉप असम गवर्नमेंट मूव टू डी नोटिफाई राइनो हैबिटाट। अब देखिए इसमें यहाँ पर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया था, 1998 में एक नोटिफिकेशन को इशू किया था, है ना, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम क्या करेंगे विदाउट कंसल्टिंग द कैबिनेट, मतलब कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उन्होंने कैबिनेट से कंसल्टेशन नहीं ली थी और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इनसे किसी से भी कंसल्टेशन नहीं लिया, और उन्होंने ये नोटिफिकेशन दिया कि हमें क्या करना है, राइनोस को प्रोटेक्ट करना है, तो जो आपका पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसे सेंचुरी डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब पहले आपका पार्क था तो अब इसे यहाँ पर सेंचुरी डिक्लेयर किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम जो फॉरेस्ट के जो ड्वेलर्स हैं इनके जो राइट्स है उसको यहाँ पर बचा सकेंगे। सो अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि वेडनेसडे फ्रोजन द असम गवर्नमेंट मूव टू विड्रॉ द ऑलमोस्ट 26-year-old नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूटिंग द पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच होस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट राइनो पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी has the highest density of one on rhino in the world and second highest concentration in Assam after Kaziranga National Park। अगर हम वन ऑन हॉर्न राइनो की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, आपके फर्स्ट नंबर पर काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और सेकंड नंबर में आपके पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नंबर जो है आपको वन ऑन राइनो का देखने को मिलता है। इसलिए ये जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट इज ऑफन कॉल्ड मिनी काजीरंगा के नाम से भी इसको हम जानते हैं, क्योंकि इसका जो लैंडस्केप है और वेजिटेशन है इट इज सिमिलर टू काजीरंगा नेशनल पार्क। सो द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज होम टू इंडेंजर्ड वन horned rhinoceros and the other mammals such as leopard cat, fishing cat, jungle cat,
फेरल बफेलो, वाइल्ड पिग्स, चाइनीज पैंगुलिन्स एटसेट्रा। तो ये सिर्फ आपके हम वन हॉर्न राइनोज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अदर जो स्पीशीज है मैमल्स है इनका भी क्या है यहाँ पर ये घर है। सो अबाउट 72% ऑफ द पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंसिस्ट ऑफ वेट सवाना ऑफ अरुंदो, डोनेक्स एंड सचुरन। द रिमेनिंग एरिया इज कवर्ड बाय द वाटर बॉडीज। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ये यहाँ पर इसकी लोकेशन। सो दिस इज आसाम, ये आपका यहाँ पर आसाम आ जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये दिस पार्ट आपका ये आसाम में आता है और ये आपकी पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे और भी पार्क है जैसे कि ये दिस इज मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, खोखवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुब्यूरा सुखोला नेशनल पार्क। तो ये आपका पूरा यहाँ पर आ जाता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। तो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।